हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे आज ज्योग्राफी से एक टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज हमारा थर्सडे को ज्योग्राफी का क्लास रहता है। ज्योग्राफी में आज देखेंगे आर्द्रता। आर्द्रता के बाद आर्द्रता से रिलेटेड ही कुछ टर्म देखेंगे, जैसे वसांक बिंदु देखेंगे, पाला या तुषार देखेंगे, कोहरा देखेंगे, धुंध के बारे में देखेंगे, और फिर आर्द्रता है तो उससे बनने वाले बादल और बादल के प्रकार देखेंगे। ठीक है, चलिए इतना आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्द्रता क्या होता है। तो आर्द्रता जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। इतना ही तो होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, है ना। तो ये देखना है कि ये तीन प्रकार से होता है। हम तीन प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या देखते हैं, निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है, फिर देखेंगे सापेक्ष, विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, आर्द्रता, और फिर देखेंगे सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे। तो ये निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट को देखेंगे, स्पेसिफिक को देखेंगे, और ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, तो प्रति इकाई आयतन में, क्या, प्रति इकाई आयतन में, वायु के प्रति इकाई आयतन में, हवा के या वायु की प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा। ठीक, तो प्रति इकाई आयतन, आयतन होता है थ्री डायमेंशनल में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से हवा का जो शेप है, ठीक है, ये 1 घन मीटर है। ठीक है, इसमें जितना उपस्थित जल वाष्प होगा वही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगा। तो इसको हम कैसे मापते हैं, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम प्रति घन मीटर बोलेंगे या ग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता बस इतना है कि वायु की प्रति इकाई भार में, ठीक है, तो वायु की प्रति इकाई भार में उपस्थित जल वाष्प का भार, जल वाष्प का भार, इसको हम ऐसे देखते हैं ग्राम प्रति केजी। ठीक है, जितना केजी वायु की मात्रा है उसमें कितना ग्राम जल उपस्थित है, तो वो हो गया विशिष्ट आर्द्रता। फिर है सापेक्ष आर्द्रता। क्या होता है, तो सापेक्ष आर्द्रता होता है, इसको इस प्रकार से समझेंगे, ये प्रतिशत में हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता है, इसको ध्यान देना है। तो सापेक्ष आर्द्रता ये होता है कि किसी भी निश्चित टेम्परेचर पर कोई वायु होता है, उसका एक जल धारण क्षमता होता है। ठीक है, लेकिन वो तो उसका एक जल धारण क्षमता हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना उसका जल धारण क्षमता, अधिकतम जल धारण क्षमता जो होता है उतना उसमें होगा ही। तो उससे कम जो है, मान लेते हैं कि जल धारण क्षमता किसी वायु का 100 ग्राम है। ठीक है, किसी निश्चित आयतन में। ठीक है, और किसी खास टाइम में उसी टेम्परेचर पे, ठीक है, अभी जो है जल वाष्प की मात्रा कितना है, 50 ग्राम है। तो यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा, 50 को ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे, तो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता। मतलब उसी तापमान पर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा बटा क्या लिखेंगे, उसी तापमान पर उस वायु की जल वाष्प धारण क्षमता, जल वाष्प
धारण क्षमता। तो यदि बढ़िया से समझेंगे तो सेंटेंस खुद से किसी भी प्रकार से बन जाएगा। गुने क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ। अब सापेक्ष आर्द्रता किस पे निर्भर करेगा? ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता जो है किस पे निर्भर करेगा वो थोड़ा देखते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता यदि कहें, सापेक्ष आर्द्रता निर्भर करेगा किस पे करेगा? जलवाष्प की मात्रा और तापमान पे, तापमान। ठीक है, तो जलवाष्प की मात्रा यदि बढ़ता है, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा यदि बढ़ता है तो क्या होगा? आर्द्रता भी बढ़ेगा। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा यदि बढ़ता है, ठीक है, तो ये यदि बढ़ रहा है तो आर्द्रता भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से यदि टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे यदि बढ़ता है तो क्या होगा? ये जो आर्द्रता है, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, आरएच जिसको बोलेंगे, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो आरएच क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और टेम्परेचर यदि घटता है तो आरएच क्या होगा? बढ़ेगा। अब बढ़ेगा क्योंकि जब टेम्परेचर घटता है तो जो ठंडा वायु होता है उसमें आर्द्रता बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता भी बढ़ेगा। क्योंकि जलवाष्प की मात्रा, यहाँ पे हम देखें जलवाष्प की मात्रा बढ़ रहा है तो आर्द्रता बढ़ रहा, यानी ये आरएच बढ़ रहा है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। अब है क्या कि जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाता है तो वो संतृप्त वायु कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4-5 टर्म जो होता है। उषांक बिंदु क्या होता है? उषांक बिंदु जिसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ये ड्यू पॉइंट क्या होता है? तो जलवाष्प की मात्रा जो वायु में उपस्थित है वो ठोस या तरल में बदलता है। लेकिन ठोस या तरल में बदलता है कब बदलता है? जब उसका ये जो उषांक का हिमांक है जो 0 डिग्री से ऊपर होता है। ठीक है ना, उस स्थिति को हम बोलते हैं उषांक बिंदु। उस स्थिति में वो तरल में बदल गया या ठोस में बदल गया तो वो कहलाता है उषांक बिंदु। उसके बाद देखेंगे पाला या तुषार, जिसको बोलते हैं फ्रोस्ट। ठीक है, तो ये फ्रोस्ट क्या होता है? तो ये यहाँ पे क्या है? उषांक के रूप में है। तो ओस, अच्छा ओस भी गिरता है कब वो भी देखना है। यहाँ पे उषांक पढ़ रहे थे तो ओस कब गिरता है? जब उसका हिमांक जो है क्या है? 0 डिग्री से कुछ ऊपर हो तब ओस गिरेगा। लेकिन अब है कि ये हमको पाला या क्या लिखे हैं? तुषार। तो पाला और तुषार की स्थिति कब होता है? जब हिमांक 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। तो वही जो ओस है गिर रहा है तो वो फिर पाला या तुषार कहलाता है। उसके बाद है कोहरा। तो कोहरा में थोड़ा सा ये अंतर है कि वायु जल वाष्प की मात्रा भी है तो साथ साथ में धूल कण ये सब होता है, मिश्रित रूप उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ भी उषांक बिंदु से नीचे जब हो जाता है, ठीक है, यानी ये उषांक बिंदु से नीचे का टेम्परेचर जब प्राप्त होता है तो वहां पे क्या होता है? कोहरा प्राप्त होता है। कोहरा के बाद एक था धुंध। धुंध, अच्छा है, कोहरा को यदि कहेंगे तो इसकी दृश्यता जो होता है 1 किलोमीटर से कम होता है। जब कोहरा लगा हो तो हम जब देखने की कोशिश करेंगे तो 1 किलोमीटर से कम दूरी तक देख पाएंगे। धुंध होता है तो धुंध थोड़ा सा क्लियर होता है, बट इसमें भी क्या है? 1 किलोमीटर से अधिक तो होता है लेकिन 2 किलोमीटर से क्या होता है? कम की दूरी तक दृश्यता कर पाएंगे। तो कोहरा हो गया, धुंध हो गया। अब देखेंगे बादल और बादल के प्रकार देखेंगे। ठीक है,
तो बादल क्या होता है, जो जलवाष्प है संघनित होकर क्या है, गर्म होकर ऊपर जाता है, फिर वो संघनित होता है और वायु की ध्रुव प्रक्रिया के कारण क्या होता है, वायु ठंडा होता है, संघनन के कारण फिर वो बारिश के रूप में गिरता है। तो बादल कैसे बनता है, बारिश क्या होता है, वो बात अलग है। अब देखेंगे हम इसका बादल के रूप, ठीक है, रूप के आधार पे प्रकार, ठीक है, रूप के आधार पे प्रकार, आधार पर प्रकार, प्रकार। तो रूप के आधार पे प्रकार में देखना सबसे ऊपर, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, पक्षाभ, ठीक है। चलिए पहले पक्षाभ को देखते हैं तो अगला नाम लिखेंगे। तो पक्षाभ बादल, बादल लिख ही लो, पक्षाभ बादल क्या होता है, ठीक है। तो पक्षाभ बादल क्या होता है, तो पक्षाभ बादल कुछ पक्षी की जैसा आकार में रहेगा, यानी उसका आकृति होगा इस तरह से फैला होगा, मतलब पक्षी का उड़ता हुआ आकार रहेगा, बीच बीच में खाली स्थान रहेगा। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, इससे सूर्य की रोशनी जो है आर पार हो भी पाता है, ठीक है। तो ये पक्षाभ बादल है, इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो ये 12 किलोमीटर से ऊंचाई से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ पक्षी के आकार जैसा ये दिखता है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। फिर है पक्षाभ बादल के बाद कपासी बादल एक होता है, कपासी बादल, कपासी बादल। तो कपासी बादल की बात करें तो कपास जो होता है, रुई जो होता है, उसका जो लुब्धा होता है, एक तरह से इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से कुछ दिखेगा, मतलब कि जिसका आधार चपटा हो और ऊपर का भाग जो है गुबंदा आकार हो, ठीक है, गुबंदा आकार हो, तो ये कपासी बादल कहलाएंगे। तो कपासी बादल भी है जो ये कितना पे होता है, ये 7 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे दिखेगा, ठीक है, रुई जैसा। फिर है कपासी बादल के बाद यदि देखें तो एक स्तरी बादल होता है, स्तरी बादल। स्तरी बादल ऐसा होता है, तो ये भी है, इसमें भी गैपिंग होता है, हमने तो सटा के लिख दिया, इसमें भी गैपिंग होता है, तो कुछ प्रकाश इसमें भी पार होता है। एक स्तरी बादल है, स्तरी बादल हम कह सकते हैं इस तरह से बहुत दूर दूर तक फैला हो, ठीक है, इसमें गुमंदाकार उस तरह की स्थिति ना बने, ठीक है, मान लेते हैं ये बादल बन गया, ठीक है, स्तरीय बादल, ये इसका एक विस्तृत क्षेत्र होता है। फिर है एक वर्षा बादल, सबसे इंपॉर्टेंट बादल यही, अच्छा है, इसका जो ऊंचाई है 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर, ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है स्तरीय बादल। वर्षा बादल की बात करें तो वर्षा बादल जो है इसका रंग कहेंगे तो काला या फिर क्या है, भूरा दिखेगा, और इसकी स्थिति ये होता है कि जमीन के कभी कभी बहुत निकट ही दिखाई देता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बारिश यदि करने की बात है तो ये वर्षा बादल ही करता है, यही तड़ित झंझा मूसलाधार वर्षा जो भी लाना है ये वर्षा बादल लाता है, ठीक है। अब है कि इसको डिलीट नहीं करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हाँ इमेज को डिलीट करते हैं और समझते हैं एक और प्रकार का ऊंचाई के आधार पे बादल, ऊंचाई के आधार पे बादल, ऊंचाई के आधार पे बादल। तो हमने एक सामान्य सी स्थिति बता दिया कि इतना 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 ऊंचाई पे होता है, लेकिन जनरली मिक्सअप भी बादल का होता है। तो जब मिक्सअप होता है तो हम बादल को किस प्रकार से देखते हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पे बादल, सबसे ऊंचाई पर जो बादल होता है, और फिर मध्य स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, बादल, और फिर क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय बादल, निम्न ऊंचाई बादल, यहाँ पे मध्य ऊंचाई बादल बोल सकते हैं, स्तरीय नहीं, मध्य ऊंचाई बादल, ठीक है, निम्न ऊंचाई बादल सबसे नीचा वाला। और सब में प्रकार क्या बनता है उसको बढ़िया से देखेंगे कि याद हो जाएगा। तो पक्षाभ बादल सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर के बादल, तो पहला तो पक्षाभ जो है पक्षाभ रहेगा, पक्षाभ के साथ कपासी और स्तरी को जोड़ दीजिए बस, तो पक्षाभ, कपासी और पक्षाभ स्तरी, ये 3 प्रकार के बादल आपका सबसे ऊंचाई पे होगा,
ठीक है। मध्य स्तरीय बादल के हैं तो मध्य स्तरीय बादल में होता है क्या, मध्य कपासी बादल और मध्य स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल। तो मध्य वाला का नाम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 4 प्रकार का बादल लिखे तो मध्य में ये आता है कपासी, मध्य कपासी और मध्य स्तरीय बादल मिक्सअप होकर। फिर है निम्न स्तरीय बादल, तो निम्न स्तरीय बादल को यहां से नाम लिखेंगे अस्तर वर्षा बादल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्तरीय से ऊपर वाला को ले लेंगे स्तरीय कपासी बादल, स्तर कपासी बादल, और ये आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं उससे, स्तरीय कपासी बादल। उसके बाद यदि देखा जाए तो कपासी वर्षा बादल, ठीक है, कपासी वर्षा बादल, वर्षा बादल, ये कुछ बादल का प्रकार होता है, ठीक है। तो रहने देते हैं, और ये जो आज हम नाम लिखे हैं यदि समझ में आ गया होगा तो भूलें ये आप लोग ही। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले दिन साइंस एंड प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ, ठीक है।